आज हम गैसों के अणुगत मान के आधार पर गैसों के दाब के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना कि एक घनकार खोखला बर्तन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई L है। इस बर्तन में एक आदर्श गैस भरी है जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है। आप चित्र पर देख रहे हैं, एक घनकार हमने बर्तन लिया है जिस पर 6 फलक है और इस पर हम x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अकॉर्डिंग इसको प्रदर्शित किए हैं और इसके प्रत्येक जो फलक की लंबाई है वो L है और अणु का द्रव्यमान कैसा है, m है। और ये फलक A है और ये फलक B है। यहाँ पर कोई अणु P है जो तीनों ही दिशाओं में यानी x दिशा पर u वेग से गति कर सकती है, y दिशा पर v वेग से गति कर सकती है और z अक्ष। माना कि कोई अणु p दिशा में v वेग से गति कर रहा है। इस वेग को 3 घटकों u, v और w जो क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के समानांतर है। अतः वेग c का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस w का वर्ग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह तीनों अक्ष के समानांतर वेग है। अब माना कि बर्तन के 2 फलक A और B x अक्ष के लंबवत हैं। यदि यह अणु फलक A पर u वेग से टकराता है तो पूर्ण प्रत्यास्थ होने के कारण यहाँ माइनस u वेग से वापस लौट जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फलक A और B जो है x अक्ष के लंबवत है। अब कोई अणु फलक A पर u वेग से टकराता है और जब ये वापस हो जाता है तो इसका वेग जो होता है वो माइनस u हो जाता है। अतः टकराने से पहले अणु का संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू v, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। तो हम x अक्ष के लिए पढ़ रहे हैं और x अक्ष पर वेग कितना है, u है। इसलिए यहाँ पर टकराने से पहले अणु का संवेग mu और टकराने के पश्चात अणु का संवेग माइनस mu होगा। अतः टक्कर के कारण अणु के संवेग में परिवर्तन mu माइनस ब्रैकेट में माइनस mu जुड़ जाएगा और टोटल हो जाएगा 2mu। यहाँ अणु A और B तक पहुँचने तथा B से A तक पुनः वापस आने में जो दूरी तय करेगी वो 2L दूरी तय करेगी। कैसा, देखिए चित्र पर, इसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है, L है। ये कोर हो, ये कोर हो, ये कोर हो, प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है, L है। इसलिए जब कोई अणु A से B को टकराएगी तब भी L दूरी तय करेगी और B से A की ओर जाएगी तब भी L दूरी तय करेगी। इसलिए यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, हमारी 2L होगी। अणुओं को 2L दूरी तय करने में लगा समय के लिए सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा वेग। तो दूरी हो गया 2L और जो वेग है x अक्ष पर वेग u है, इसलिए समय बराबर आ जाएगा 2L बटे u। स्पष्ट है कि 2L दूरी तय करने के पश्चात, अर्थात कौन सा दूरी, 2L बटा u, समय के पश्चात वही अणु पुनः फलक A पर टकराएगा। अतः प्रति सेकंड फलक A पर टक्करों की संख्या u बटे 2L होगी। इसलिए प्रति सेकंड अणु द्वारा दीवार को प्रदान किया गया संवेग। यहाँ पर संवेग का सूत्र लगा दिया हूँ। तो आप देख रहे हैं 2mu जो है टोटल संवेग था, 2mu इंटू ये जो है वेग है टक्करों की संख्या u बटे 2L। अब
2 और ये 2 कट जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, m, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा m u का वर्ग बटा l, इक्वेशन नंबर 2। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार संवेग परिवर्तन की दर अणु द्वारा उस फलक पर आरोपित बल के बराबर होगी। इसलिए अणु द्वारा फलक A पर आरोपित बल m u का वर्ग बटे l, परंतु दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अतः अणु द्वारा फलक A पर आरोपित दाब, तो दाब आरोपित बल है m u का वर्ग बटा l पूरे का बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा l का वर्ग। और जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो l नीचे आ जाएगा, तब हमें प्राप्त होगा m u का वर्ग बट्टा l क्यू, इक्वेशन नंबर 3। ये फलक A पर आरोपित दाब है। अब आगे चलते हैं हम। माना कि गैस के अणुओं की संख्या कैपिटल N है तथा x अक्ष की दिशा में उनके संवेग के घटक u1, u2, u3 डैश डैश un है। अतः संपूर्ण अणुओं द्वारा फलक A पर आरोपित दाब, संपूर्ण फलक पर आरोपित दाब x अक्ष के लिए मैं इसको नोट कर रहा हूँ। px इक्वल पहला जो है m u1 का वर्ग बटा l क्यू प्लस m u2 का वर्ग बटा l क्यू प्लस m u3 का वर्ग बटा l क्यू प्लस डैश डैश m un का वर्ग बटे l क्यू होगा। अब यहाँ पर m l क्यू सभी में है, इसलिए इसको मैंने कॉमन ले लिया है। px बराबर m बटा l क्यू, ब्रैकेट में बचेगा जो उसे लिखा हूँ u1 का वर्ग प्लस u2 का वर्ग प्लस u3 का वर्ग डैश डैश un का वर्ग। अब आप देखेंगे कि एल क्यू क्या है, आयतन है, बर्तन का आयतन, अर्थात बर्तन के अंदर क्या भरी हुई है, गैस, इसलिए गैस का आयतन होगा। तो L3 की जगह मैं क्या लिख दिया हूँ, V लिख दिया हूँ, तो मुझे सूत्र प्राप्त होगा Px बराबर m बटा V, u1 का वर्ग प्लस u2 का वर्ग प्लस u3 का वर्ग डैश डैश un का वर्ग, इक्वेशन नंबर 4, जहाँ V बराबर है L क्यू, बर्तन का आयतन, या इसको हम गैस का आयतन कहते हैं। इक्वेशन नंबर 4 x अक्ष पर आरोपित दाब है। इसी प्रकार अब हम y अक्ष के लंबवत किसी फलक पर गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब ज्ञात करेंगे। तब हमें प्राप्त होगा पी वाई बराबर m बटा v, ब्रैकेट में v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग प्लस v3 का वर्ग डैश डैश vn का वर्ग, इक्वेशन नंबर 5। देखिए यहाँ पर जो है u, v और w क्या है, वेग है। अब x अक्ष के लिए निकाल लिए, y अक्ष के लिए निकाल लिए, इसी प्रकार हम z अक्ष का निकाल लेते हैं। जहाँ पर देखिए z अक्ष के लंबवत किसी फलक पर गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब pz इक्वल m बटा v, w1 का वर्ग प्लस w2 का वर्ग प्लस w3 का वर्ग डैश डैश wn का वर्ग, इक्वेशन नंबर 6। जहाँ इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 में, तो 4 पे देखिए u1, u2 डैश डैश, इक्वेशन नंबर 5 पर v1, v2 डैश डैश, और इक्वेशन नंबर 6 पर w1, w2 गैस के अणुओं के वेग है, और कैसे है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के परिता है, दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। परंतु गैस द्वारा सभी दिशाओं में आरोपित दाब कैसा होता है, एक समान होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि px बराबर py बराबर pz इक्वल क्या मान लिए हम, कैपिटल P। अतः P बराबर हो जाएगा px प्लस py प्लस pz बटा 3, तीनों एक्सेस के लिए, अक्षों के लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 से वैल्यू पुटअप कर दूँगा। तो अब मैं px का मान रखूँगा यहाँ पर, तो p का मान आ जाएगा
m बटा v u1 का वर्ग प्लस u2 का वर्ग प्लस u3 का वर्ग डैश डैश un, इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 5 से आ जाएगा पी वाई का मान m प्लस m बटा v u1 v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग प्लस v3 का डैश डैश vn का, और इक्वेशन नंबर 6 का मान आ जाएगा पी जेड m बटा v w1 का वर्ग प्लस w2 का वर्ग प्लस w3 का वर्ग डैश डैश wn। इस इक्वेशन पर मैं पी एक्स वाई जेड का मान रख दिया हूँ और पूरे का बट्टा क्या आ गया 3 आ गया, जो मैंने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है यहाँ पर। अब आप देखेंगे m बटा v तीनों में है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ और एक ये कहाँ पर है पूरे का बट्टा है, इसलिए ये v है इसके नीचे आ जाएगा। p बराबर m बटा 3v, ये जो है राशि बच गया पी एक्स वाला, u1 का वर्ग प्लस u2 का वर्ग प्लस u3 का वर्ग डैश डैश un का वर्ग, और ये पी वाई का राशि बचा हुआ है प्लस v1 का वर्ग प्लस v2 का वर्ग प्लस v3 का वर्ग डैश डैश vn प्लस पी जेड वाला राशि w1 का वर्ग प्लस w2 का वर्ग प्लस w3 का वर्ग डैश डैश vn का वर्ग। अब यहाँ पर u1 का वर्ग v1 का वर्ग और w1 का वर्ग को एक साथ ले लिया, उसी तरह दूसरे पद को ले लिया और तीसरे पद को ले लिया और डैश डैश n पदों तक चले गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। परंतु समीकरण 1 से c का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस w का वर्ग, और इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला टर्म से मैं लिखूंगा तो u1 का वर्ग प्लस v1 का वर्ग प्लस w1 का वर्ग, इसको मैं c1 का वर्ग मान लिया, दूसरे टर्म्स को c2 का वर्ग मान लिया, तीसरे को c3 का वर्ग मान लिया, और डैश डैश करके क्या आ जाएगा लास्ट टर्म्स आ जाएगा un का वर्ग प्लस vn का वर्ग प्लस wn का वर्ग बराबर cn का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर c1, यहाँ पर c2, यहाँ पर c3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का cn का वर्ग। यानी समीकरण 7 में ये सारे मानों को पुटअप कर दूंगा तब मुझे प्राप्त हो जाएगा p बराबर m बटा v c1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग प्लस c3 का वर्ग डैश cn का वर्ग, इक्वेशन नंबर 8। परंतु c वर्ग बार, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, c वर्ग बार बराबर होता है c1 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग प्लस c3 का वर्ग प्लस cn का वर्ग, अब पूरे का बटा n। अब देखिए आप यहाँ पर इधर का मान ज्ञात करूँगा मैं, इसका मान ज्ञात करूँगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n c का वर्ग बार बराबर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा मुझे। इसलिए जहाँ c वर्ग बार को अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग कहते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर हम n c वर्ग बार का मान ज्ञात करूँगा तो ये राशि मुझे प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, p बराबर देखिए समीकरण 8 पर m n c वर्ग बार बटा 3v, ये हमारा फाइनल व्यंजक है गैस के दाब के लिए व्यंजक के गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर।